तो बच्चों ये है ग्रामीण परिवेश की प्लेलिस्ट के अंतर्गत आने वाली एक वीडियो। अगर आप इन सारी प्लेलिस्ट की वीडियोस को पूरा देख लेते हैं तो आप ग्रामीण परिवेश सेक्शन में पूछे जाने वाले लगभग 80% क्वेश्चंस को करने के काबिल हो जाएंगे। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ने 100% क्यों नहीं कहा, तो भैया इसी से आएंगे सारे क्वेश्चन। ये नहीं देखा तो क्या देखा, इस तरह की चूतियापे वाली वीडियोस मैं नहीं बनाता हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी बीसी के, आगे देखिए वीडियो। आज हम शुरू करेंगे एक नया विषय जिसका नाम है ग्रामीण परिवेश या ग्राम समुदाय एवं विकास। तो ग्राम समुदाय एवं विकास में जो पहला अध्याय है वो है अध्याय 1, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। तो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में इसका सीधा सा मतलब है कि भाई गांव का स्वरूप क्या है, भारत में गांव का स्वरूप क्या है। तो ये 2-4 फैक्ट्स लिखे हैं, इनको जरा देख लेते हैं, भाई पता चल जाए गांव का स्वरूप आखिर है क्या। तो इसमें लिखा है भारत एक ग्राम प्रधान देश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,930 गांव हैं। तो आप देखिए शहर मात्र 4,000 हैं। तो सही बात है भाई, अगर 4,000 शहर हैं और 6,40,930 गांव हैं तो क्यों नहीं कहेंगे कि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है। दूसरा फैक्ट है कि भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण है। आप देखिए आधे से ज्यादा, जिस भी देश की आधे से ज्यादा आबादी अगर गांव में रहेगी तो तय है वो भारत एक ग्रामीण प्रधान देश ही बनेगा। तीसरा शब्द है ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने जो ग्राम शब्द है वो सबसे पहले कहाँ देखा, तो हमने देखा एक किताब है वैदिक साहित्य की, उसमें ग्राम शब्द पहले देखा। तो इसीलिए लिखा है कि ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में मिलता है। तथा पशुधन प्रधानता है। अब पशुधन प्रधानता जो वैदिक साहित्य है उस टाइम पशुधन प्रधानता होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास 20 भैंसियां हैं, अरे हमारे पास 50 भैंसियां हैं, कम है तुमसे कहाँ रहियो भरोसे। तो ये क्या है, ये है जिसके पास जितने ज्यादा पशु वो उतना ज्यादा अमीर। ये है तीसरा फैक्ट। चौथा फैक्ट है रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मुंबई है, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, इतना बड़ा, इतने लोग, जबकि ग्रामीण समुदाय में मान लो ऑन एन एवरेज 5 से 10,000 इतनी जनसंख्या होती है, तो लघु समुदाय तो होना ही होना है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड वो आदमी था, वो विद्वान समाजशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि भाई ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है। और पांचवा फैक्ट है ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि होने के कारण इन्हें खेतीहर समाज भी कहा जाता है। देखो याद रखना कितना आसान है, आप देखें खेतीहर समाज, तो ऐसा समाज जिसमें हर व्यक्ति के पास खेती हो वो खेतीहर समाज। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने कभी खेत देखे नहीं। हमारे यहाँ जीजा के दोस्त घूमने आए थे तो उन्होंने वीडियो बनाई 2.5 मिनट की, तो हमने देखा भाई मूवी सीन बनाया, हमने कि देखा है मूवी सीन कहाँ बनाया, तो उन्होंने वीडियो देखा, 2.5 मिनट की वीडियो खत्म हो गई, मतलब झाड़ी थी खाली। अब समझिए पूरी 2.5 मिनट की एकदम झाड़िया की वीडियो में सुअर की टट्टी बीच में पड़ी, तो क्या है, उन्होंने कभी वो झाड़ियाँ तक नहीं देखी तो उनको वो भी अट्रैक्टिव लगी। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है, गाँव में हर व्यक्ति के पास खेती है, तो जिसमें हर व्यक्ति के पास खेती है वो ग्रामीण समाजों का शहरी तो हो नहीं सकता। अब हम समझते हैं ग्रामीण समाज के प्रकार। तो ग्रामीण समाज 4 तरीके का होता है मुख्य तौर पर, कृषि वाले, गैर कृषि वाले, उपनगरीय, औद्योगिक। कृषि वाले ग्राम वो ग्राम जहाँ बहुत अच्छी जमीन है कृषि के लिए, झमाट फसल होती है एकदम, तो वो कृषि वाले ग्राम हो गए। गैर कृषि वाले ग्राम जहाँ जमीनें नहीं, अब जमीन नहीं है तो कहाँ तुम्हारी खोपड़े थोड़े कृषि हो जाएगी, तो गैर कृषि वाले ग्राम हो गए। तो वहाँ का आदमी दस्तकारी कर लेता है, कोई बर्तन बना रहा है और इत्यादि इत्यादि के 50 तरीके काम है। उपनगरीय ग्राम वो ग्राम जहाँ शहर की जो सीमा, जैसे हमारा टाउन पूरनपुर लगता है, तो पूरनपुर की जो सीमा है उससे लगा जो गांव है वो कहलाएगा उपनगरीय ग्राम। तो वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है या जो बोलना चालना है वो सब शहर से प्रभावित होता है। तो जैसे मान लिया ये पूरनपुर है, तो इस पूरनपुर से लगी जो सीमा है मान लिया पिपरिया की, तो ये जो गांव है जो सीमा से लगा गांव है पिपरिया, मान लिया यहाँ जो है ढका चाट, तो ये ढका चाट भी उपनगरीय ग्राम हो गया। तो होम टाउन या किसी शहर की सीमा या किसी कस्बे की सीमा से लगे जितने भी गांव होंगे वो सारे उपनगरीय ग्राम के अंतर्गत आएंगे। औद्योगिक ग्राम जहाँ उद्योग धंधे हैं, तो
संयुक्त, अब हम पढ़ते हैं ग्राम समाज की विशेषताएं। तो ग्राम समाज की विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है जो नजर आती है वो है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली, जैसे मान लिया एक पिताजी हैं, उनके 4 लौंडे, तो 2 लौंडों की अगर शादी हो गई है तो गांव में वो लौंडे अलग जाके अपना नहीं घर बसा लेंगे, वो वहीं अपने पिता के साथ रहेंगे। तो वो लड़के, उनकी बीवियां और उनके बच्चे भी वहीं रहेंगे, और जो बच्चे 2 बच्चे जिनकी शादी नहीं वो भी वहीं। तो चाचो बहन, बहन बुआ, बहन ताऊ, ये सब जो है बहन घुसे पड़े। तो ये क्या है? संयुक्त परिवार प्रणाली का एक स्वरूप है। तो ग्राम समाज की ये विशेषता होती है कि इन जनरल वहां संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है, शहर में ऐसा नहीं होता। गांव का छोटा आकार, अब सही बात है, गांव का आकार तो छोटा ही होता है। बहुत जनसंख्या कितनी होगी? 2000, 3000, 5000, बहुत हो गई अगर जनसंख्या तो 10,000। तो 10,000, 5000 जनसंख्या है तो छोटा तो आकार होना ही है। और जो महानगर होते हैं, नगर होते हैं, उनमें जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। परिवार में एक रूपता का होना, अब परिवार में एक रूपता का होना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जैसे मान लिया किसी लड़के का नाम है रमेश, उसके बड़े भैया का नाम हुई सुरेश, और सबसे बड़े भैया का नाम हुई राकेश, और पिताजी को नाम हुई रामधनेश। तो ये क्या है? ये है परिवार में एक रूपता का सबसे अच्छा उदाहरण। अब जैसे मैं हूँ तो मेरा गांव घुचिया ही लगता है, तो मैं खुद घुचिया का मुड हूँ, किसी के क्या कहूँ। अब जैसे हम जाते थे पीछे कपड़े बनवाने, पहले जाया करते थे, तो हमारे पापा जो है कपड़ा निकलवाए, एक कत्थई पैंट निकलवाई, एक शर्ट निकलवाई, और मैं था, मेरे बड़े भैया साथ में। अब दोनों के लिए उन्होंने कत्थई पैंट कटवा दी, हम दोनों के लिए, हमारे बड़े भैया के लिए, और हम दोनों के लिए शर्ट कटवा दी। अब वही कत्थई पैंट और वही शर्ट पहन के नमूना बने घूमो। तो ये क्या है? ये हम लोग ग्रामीण संस्कृति से प्रभावित हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक रूपता होती है, परिवार में एक रूपता होने का उदाहरण है। तो परिवार में एक रूपता ये तीसरी विशेषता होगी। चौथी विशेषता होती है कृषि मुख्य व्यवसाय। इसे बताने की जरूरत नहीं, ये आप खुद जानते होंगे। रूढ़ियों का महत्व, अब ये गांव में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लो लल्ला, तुम अगर दही चीनी खाई ना गए ना तो तुम जो है पास ना भी पाइयो। अब भाई दही चीनी खाने से अगर पास हो जाते तो जो तैयारी कर रहे हैं वे चूतियाँ हैं। तो ये गांव में बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन होता है गांव में। बाकी अगली विशेषता है जजमानी प्रथा का महत्व। जजमानी प्रथा क्या होती है? जैसे मान लिया एक परिवार है संरक्षक परिवार और एक परिवार है आश्रित परिवार। तो जो आश्रित परिवार है, मान लिया वो नाई है, तो हम कहेंगे भैया तुम हमारे बच्चों के, हमारे सभी लोगों के हमारे यहाँ बाल काटोगे, और उसका हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे, हम आपको दे देंगे भाई अनाज दे देंगे, हम आपको जो है कुछ और दे देंगे, मतलब पैसा नहीं देंगे। तो जो बाल काट रहा है वो हुआ आश्रित परिवार, क्योंकि हम भाई वो हमारे ऊपर आश्रित, क्योंकि हम अनाज उसको दे रहे हैं। और जो बाल कटवा रहा है वो है संरक्षक परिवार। तो संरक्षक परिवार को कहते हैं जजमान और आश्रित परिवार को कहते हैं जजमानी। तो ये है जजमानी प्रथा का महत्व। ये गांव में अब तो बहुत ना के बराबर है, लेकिन अभी कहीं कहीं ये देखने को मिलती है। तो ये ग्रामीण समाज की कुछ विशेषताएं होती हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन। अब सामाजिक परिवर्तन, समाज परिवर्तित होता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। भाई समाज आपका परिवर्तित होता रहता है समय समय पर, जैसे जैसे नीड होती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो बात ज़्यादा समझ आएगी। तो जैसे देखिए अति प्राचीन काल, जैसे बहुत पहले आदमी आदि मानव था। जब वो आदि मानव था तो जंगलों में रहता था, कंदमूल फल खाता था और मस्त रहता था। तो तब अति प्राचीन काल का समाज एकदम अलग था। मध्यकाल, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा बहुत अमीर, जनता बहुत गरीब, तो ये मध्यकाल की स्थिति थी। मध्यकाल का समाज ऐसा था। आधुनिक काल का समाज, आज लोकतंत्र है, आप हक के लिए लड़ सकते हैं, संवैधानिक नियमों के अनुसार चलती है। अब नहीं लड़ोगे 5 साल बाद तुम्हारी सरकारें गिराई दी। तो ये आधुनिक काल की बात है। तो आप देखें समाज बदलता है समय के अनुसार। तभी तो मैंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो एक प्रगतिशील प्रक्रिया। आज का जो समाज है रहने वाला नहीं हो सकता है पूरी दुनिया एक लोकतंत्र हो जाए, आज अलग अलग देश बटे हैं, फिर पूरी दुनिया एक देश हो जाए, हो सकता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन के तहत ही माना जाएगा। अब जो ये सामाजिक परिवर्तन होता है इसके कई कारक होते हैं। तो कई जो कारक होते हैं उनमें से कुछ मुख्य जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो पहला भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक क्या है? जैसे मान लिया कहीं सूखा पड़ गया। अब वहां सूखा पड़ गया तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते थे मान लिया 100 लोग, और आज उस 1 किलोमीटर के स्क्वायर के एरिया में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, क्योंकि सूखा पड़ गया, कौन रहना चाहेगा। तो क्या है
ये समाज परिवर्तित हुआ। भाई वहाँ का समाज परिवर्तित हो गया सिर्फ सूखा पड़ने की वजह से। और सूखा पड़ना क्या है? एक भौगोलिक क्रिया। तो ये भौगोलिक कारक की वजह से समाज में परिवर्तन आता है। दूसरा परिवर्तन है जैविक कारक। जैसे हमारे यहाँ अगर किसी की 6 फुट हाइट हो जाती है बाई चांस, तो उसकी चर्चाएं चलती हैं, अरे भैया बाकी लंबाई लड़का नम्बो निकलो जात। तो यहाँ चर्चाएं चलती हैं। जबकि डच लोगों में ऑन एन एवरेज हाइट 6 फुट होती है, वहाँ जिसकी 6 फुट हाइट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो समाज परिवर्तित, वहाँ का समाज लंबा चौड़ा समाज, हमारे यहाँ एवरेज सा समाज। तो जैविक कारकों की वजह से भी समाज परिवर्तित होता है। तीसरा है जनांकिकीय कारक। अब जनांकिकीय कारक का मतलब है जन का अंक। तो आप समझ सकते हैं कि कोई देश है, मान लिया कोई देश है, अब उस देश में मान लिया लोगों का अंक बहुत ज्यादा है, जनों का अंक बहुत ज्यादा है, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है कि वहां गरीबी होगी। तो गरीबी होगी तो गरीब समाज उत्पन्न होगा। अब अगर जनसंख्या लिमिटेड है तो समृद्ध समाज उत्पन्न होगा। तो जनों का अंक भी प्रभावित कर रहा है। ठीक, मान लिया हमारे यहाँ हमने कोई चीज, मान लिया लड्डू खिलानी है, टॉफी खिलानी है पूरी 121 करोड़ जनसंख्या को, तो भाई 1 रुपए की एक टॉफी हम सिर्फ आपको खिला रहे हैं, और हमारे कितने रुपए चले गए? 121 करोड़ रुपए। आप समझिए कि हमने तो 121 करोड़ रुपए खत्म किए, लेकिन आपकी जेब में आई सिर्फ एक टॉफी। अरे वो लड़का बच्चा एक टॉफी देगा, कुछ ना खाली खोखल। तो ये क्यों हो रहा है? जनों का अंक की वजह से। तो जनों का अंक प्रभावित करता है समाज को। चौथा है आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक इसी का एक कॉन्सिक्वेंस है। भाई अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, प्रति व्यक्ति यानी कि हर एक आदमी की कितनी आय? भाई हर एक आदमी आपका 1000 रुपए कमा रहा है तो वो एक जीवन स्तर होगा, आपका हर एक आदमी 50,000 रुपए कमा रहा है तो एक अलग जीवन स्तर होगा। तो आर्थिक